सुबह सुबह भंवर आराम से अपने पुलिस स्टेशन में बैठा है, सुकून से अपनी चाय को पी रहा है। उसे पुष्पा को मारने की खुशी है। उसके हाथ में चाय का कप था, तभी डेस्क पर रखा टेलीफोन अचानक से बजना शुरू हो जाता है। इतनी सुबह सुबह किसका कॉल है? चाय भी नहीं पीने देते हैं। भंवर फोन उठाता है। इससे पहले कि वो सामने वाले से कुछ कहता, सामने वाला भंवर से कहता है, पुष्पा भी जिंदा है। ये सुनकर भंवर के मुंह से, क्या? मगर मुझे आपको उसके कांगन जंगल में जाने से पहले कॉल करके फायदा क्या हुआ, जब आप उसे पकड़ ही नहीं पाए? मैंने सुना है कि वो सैंपल के लिए कुछ चंदन वहां से निकाल के भी ले आया है। मगर यह मुमकिन कैसे है? वहां पर तो पर्वतम्मा का साया है। कितनी लाशें वहां से मिलती हैं हर साल, तो ये पुष्पा कैसे बच गया? हेलो हेलो। सामने वाला इंसान फोन काट देता है और भंवर सोच में डूब जाता है। दूसरी ओर उसके 2 बच्चे फिर से अपनी दादी के पास पहुंच जाते हैं, उसी कहानी को सुनने के लिए जिसे सुनाने के लिए भंवर ने अपनी माँ को मना किया था। मगर दादी अपने पोतों को मना भी तो नहीं कर सकती। दादी, कल वाली कहानी सुना दीजिए ना। आप सुनाने वाली थी दादी, प्लीज सुना दीजिए ना। अभी सुनाती हूँ, आओ बैठो मेरे पास। बच्चे अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाते हैं और दादी सुनाती है कांगन जंगल की कहानी। शुरुआत होती है कांगन गांव के एक छोटे से घर से, जहाँ पर पर्वतम्मा अपने 1 साल के बच्चे के साथ रहती थी। उसने उसका नाम भी नहीं रखा था। वो अकेली माँ थी। अपने बच्चों को वो अकेले पाल रही थी। उसे जंगल से बेहद प्यार था। वो जंगल के हर पशु, पक्षी, हाथी, हिरण और ऐसे कई सारे जानवरों की रक्षा में लगी हुई थी। वो जंगल का नुकसान होते हुए कभी नहीं देख सकती थी, जिस वजह से वो फॉरेस्ट रेंजर में एज अ हेड बन गई थी। हेड बनते ही उसे चंदन की तस्करी के बारे में पता चलता है। वो अपनी कुर्सी पे बैठकर चंदन के तस्करी को रोकने के बारे में सोचने लगती है। मुझे कैसे न कैसे ये पेड़ों को बचाना ही होगा, नहीं तो ये लोग पूरे जंगल के पेड़ों को काटकर बेच देंगे। अगले ही हफ्ते से फिर पर्वतम्मा पूरे जंगल को तारों से फेंस करवा देती है। पर्वतम्मा बहुत ही जल्द बहुत सारे लोगों को चंदन को चुराते हुए पकड़ भी लेती है। जिन्हें वो ज्यादा तादाद में पकड़ती है वो सारे प्रीति की गैंग से थे। उसे पर्वतम्मा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो आग बबूला हो जाती है और पर्वतम्मा से बदला लेने की ठान लेती है। एक दिन ऐसे ही जब पर्वतम्मा अपने बेटे को जंगल के रास्ते से घर ले जा रही थी, तभी उसके ऊपर गोली चलने लगती है। वो अपने बेटे को हाथ में लिए जंगल में घुस जाती है, मगर उसके पीछे पीछे प्रीति भी जंगल में घुस जाती है। पर्वतम्मा अपने बेटे को गोद में लेकर रो रही थी। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। माँ पास में है ना तुम्हारे, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। बस बेटा ध्यान रखना अपना, कभी भूलना मत कि तुम किसके बेटे हो, पर्वतम्मा के। रोने की आवाज से प्रीति को पता चल जाता है कि वो कहाँ छुपी है। वो बंदूक पकड़ती है। बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो उस पेड़ के पीछे जहाँ से आवाज आ रही थी उसकी ओर बढ़ती है और अचानक से अपनी बंदूक को निशाने पे डालकर पेड़ के पीछे पहुंच जाती है। ये तो अभी यहीं थी, कहाँ गई? आखिर भागकर जाएगी कहाँ? अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर भाग गई। प्रीति जैसे ही यहाँ वहाँ देखती है, पर्वतम्मा ठीक उसके सामने थी। उसके हाथ पर गोली लग चुकी थी। मिल गई। जाओ और अंदर जाओ और जंगल के लाल चंदन जिसे तुम बचाना चाहती थी उनके बीच जाकर मर जाओ। प्रीति अपनी बंदूक पर्वतम्मा की ओर तानती है और 2 गोली मारती है। गोली सीधा जाकर पर्वतम्मा की पीठ पर और गले पे लग जाती है। वो लाल चंदन के पेड़ के पास जाकर टकरा जाती है और पेड़ पर टिक कर बैठ जाती है। उसके गले से खून आ रहा था, पीठ से खून आ रहा था। वन, मेरे दुख को जरा देख। मेरे जख्म से निकले हर एक लहू की बूंद का बदला ले। इस वन को बचाने के लिए मेरी रूह भी तैयार है। वन। अपने दिल की बात जंगल को सुनाकर वो चंदन से टेक कर अपनी जान छोड़ देती है। उसकी विनती, उसकी पुकार कांगन जंगल सुन लेता है। पेड़ के पत्ते सब पर्वतम्मा में समाने लगते हैं और एक बार फिर पर्वतम्मा जीवित हो जाती है, मगर जंगल के भेष में। तब से लेकर आज तक पर्वतम्मा की आत्मा उस जंगल की रक्षा कर रही है। दादी, अगर हम वहाँ जाएंगे तो क्या पर्वतम्मा आत्मा हमें भी मार देगी? नहीं बेटा, वो उन्हें ही मारती है जो उस जंगल को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। पुलिस वाले पर्वतम्मा को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचे, मगर उस बच्चे के सिवाय वहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखा। दादी, उस बच्चे का क्या हुआ? बच्चे का पता नहीं बेटा। पुष्पा है मैं, पुष्पा। भंवर सुबह सुबह कांगन के जंगल में रवीना के संग पहुंचता है। जंगल का फेंस टूटा हुआ था। ये तब टूटा था जब पुष्पा और नागेश अपनी गाड़ी को जंगल में लेकर जा रहे थे। भंवर और रवीना जंगल के अंदर जाते हैं।
अंदर जाते ही भंवर उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर पुष्पा और पर्वतम्मा मिले थे। भंवर की आंखें उस जगह को देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। वहां पे सारे चंदन के पेड़ कटे हुए थे। ये कैसे मुमकिन है? आज से पहले तो जिसने भी इस जंगल में हानि की सोची है वो मारा गया है, तो फिर ये कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, कैसे? तुम जाओ कांगन गांव में नाकाबंदी लगा दो, ये उस पुष्पा का काम है। ठीक है। रवीना वहां से चली जाती है। भंवर के पसीने छूट रहे थे। वो अपनी जेब में हाथ डालकर अपना फोन बाहर निकालता है और एक कॉल लगाता है। बोलो, क्या खबर है? अमरिंदर भाई, लगता है कांगन जंगल से साया चला गया है। माँ ने जो प्रॉब्लम उस पर्वतम्मा को मारकर खड़ी की थी, लगता है अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बड़ी अच्छी खबर है ये भंवर। हमने वैसे ही सारे सिंडिकेट मेंबर्स को इस धंधे से निकाल दिया है। बस अब ये पुष्पा जिंदा है। इस पुष्पा को हमें अपने रास्ते से हटाना होगा। बिल्कुल, चिंता मत कीजिए भाई। आप बस अब इस कांगन जंगल के सोने को निकालने के बारे में सोचिए। पुष्पा को मैं देख लूंगा। बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे। वो सब छोड़ तू, पहले मुझे ये बता, तू इस वक्त कहाँ खड़ा है? जंगल में ही खड़ा हूँ। क्या? भंवर, वहां से बाहर निकल जल्दी। भाई, मुझे कुछ नहीं होगा, वो तो मैं डिसाइड करूंगा। पुष्पा भंवर के पीछे ही खड़ा था। भंवर धीरे से फोन अपने कान से नीचे ले लेता है। वो पुष्पा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। मैं भी वही सोचूं कि सारे चंदन के सिंडिकेट्स बंद हो रहे हैं, तो फिर इस अमरिंदर सिंह का कैसे चल रहा है? अब मुझे समझ में आ रहा है भंवर सिंह। प्रीति सिंह के बच्चों। भंवर तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालता है और पुष्पा को गोली मारता है, मगर पुष्पा वहां से हट जाता है और उसकी रिवॉल्वर छीनकर तोड़ देता है। पुष्पा, मैं एक पुलिस वाला हूँ। यही सोचकर तो मैं आज तक कुछ किया नहीं तेरे को, मगर अब समझ में आ रहा है कि तू तो सिंडिकेट का बाप बनने चला था। सारा हम खुद चूसने की कोशिश कर रहे थे तुम दोनों भाई। क्या लगा पुष्पा को पता नहीं चलेगा? पुष्पा पेड़ की एक टहनी उसके ऊपर फेंक कर मारता है। भंवर नीचे गिर जाता है। वहीं पर एक रस्सी पड़ी हुई थी। पुष्पा उस रस्सी को भंवर के गले में लपेट देता है और पेड़ से उसे लटकाने लगता है। और इस दौरान पूरे समय भंवर का कॉल चालू रहता है। अमरिंदर अपने भाई की चीख को सुनता है। पुष्पा, 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 पुष्पा। भंवर तड़प तड़प कर मर जाता है। पुष्पा भंवर का गिरा हुआ फोन उठाता है। अमरिंदर, पुष्पा, तू आज मरेगा, मरेगा आज तू। चिल्ला मत रे, तेरे को क्या लगा तू हमारे यहाँ आकर हमारे को सिंडिकेट से बाहर निकालेगा? देख तेरे भाई का क्या हाल किया मैंने। पुष्पा नाम है मेरा, झुकेगा नहीं साला। इतना कहकर पुष्पा फोन रख देता है, मगर फोन रखते ही काले बादल कांगन जंगल और गांव को घेर लेते हैं। सूरज की रोशनी मानो चली ही जाती है। दोपहर का समय रात लगने लगता है और जंगल से एक आवाज आती है। पुष्पा, पुष्पा। दादी, दादी, पर्वतम्मा का पूरा नाम क्या था? पर्वतम्मा का पूरा नाम था पर्वतम्मा पुष्पा। पर्वतम्मा पुष्पा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अमरिंदर अपने गुंडों के साथ कांगन जंगल में घुस रहा था। क्या पुष्पा अमरिंदर के गुंडों से बच पाएगा? क्या पर्वतम्मा अपने ही बेटे को गलत करने की वजह से मार पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ पुष्पा के अगले भाग तक। पुलिस वैन के सायरन की चीखती आवाज से वो पूरा क्षेत्र गूंज उठा। पुलिस वैन रुकी और उनमें से धड़ाधड़ आते हुए कुछ सशस्त्र जवान उतरे। उस इलाके का थाना इंचार्ज वहाँ की घटना स्थल का मुआयना कर रहा था। तभी वहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शहर का मेयर भी आ पहुँचा। ये सब क्या है इंस्पेक्टर अर्जुन? किसी ने बड़े पैमाने पर हिंसक कारनामा कर दिखाया है। सड़क पर पड़ी लाशों की बड़ी बुरी दशा थी। उन सबके गुर्दे और कलेजे गायब थे। मगर ये कारनामा किसका है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। मैं भी आप ही की तरह किसी जिम्मेदार शहरी के इत्तला करने पर ही यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे पता लगा सकूं कि ये निर्मम हत्यारा या नरभक्षी हत्यारा कौन है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चौंकते हुए बोला। नरभक्षी? यस सर, नरभक्षी। आप देख ही रहे हैं कि हर लाश का एक एक अंग गायब है। अगर कोई उस अंग को काटता तो धारदार हथियार के वार का निशान लाश पर जरूर होता, जबकि कटे अंग के स्थान पर किसी भी तरह के धारदार हथियार के निशान नहीं है, बल्कि देखने से लगता है कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से उस अंग को नोच लिया है। दूसरी बात, लाश के गायब अंग दूर दूर तक हमें नहीं मिले। लेकिन क्या इंस्पेक्टर अर्जुन? इंस्पेक्टर अर्जुन कांपते हुए बोला। कटे अंगों के अवशिष्ट पदार्थ जैसे नाखून, बाल, सख्त और मोटी हड्डियां हमें एक गड्ढे से मिली हैं। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया है। मुझे यहाँ कहीं भी किसी जानवर के पांव के निशान नहीं मिले हैं। बारिश होने के कारण सड़क के किनारे की मिट्टी बहुत नम है और ऐसे में यदि ये सब किसी आदमखोर जानवर का शिकार होते तो अवश्य ही यहाँ उनके पंजों के निशान मिलते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे। हाँ, मगर एक अजीब सा निशान जरूर मिला है। कैसा निशान? आइए मैं दिखाता हूँ। रात का समय एक सुंदर युवती खड़ी हुई आने जाने वाले वाहनों को देख रही थी। तभी उसकी नजर
दूर से आती लाल रंग की वैन पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी आंखों में ऐसी चमक उभरी जैसे अंधेरे में खड़ी बिल्ली की आंखें चमकती है। वैन में 3 मनचले राहुल, एंडी और कुशल बैठे थे। इतनी रात का ये लड़की इस वीराने में क्या कर रही है? सही बोल रहे हो सकता है इस लड़की की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई हो। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम लिफ्ट देना चाहते हो? तुम बताओ, क्या हमें लिफ्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, रात का समय है और ऐसे में एक लड़की मुसीबत में है और मुसीबत के समय हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर राहुल वैन चालक से बोला, सुनो, ये बेचारी लड़की लिफ्ट के इंतजार में खड़ी लगती है, शायद वैन रोक कर चलना। ठीक है साहब। वैन चालक ने लड़की के करीब पहुंचते ही वैन रोक दी। राहुल ने विंडो से सिर बाहर निकालकर बेहद शालीनता से पूछा, यस मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्या आप मुझे माल रोड से पहले पड़ने वाली मोड़ तक लिफ्ट दे सकते हैं? मगर वो मोड़ तो सुहाग नगर की तरफ जाता है। मुझे वहीं जाना है। संयोग की बात है कि हमें भी वहीं जाना है। मोड़ क्या, हम आपको सीधे सुहाग नगर ही ले चलते हैं। आइए बैठिए। राहुल ने पिछली सीट पर बैठे 2 दोस्तों की तरफ देखा। एक ने साइड डोर खोल लड़की के बैठने के लिए जगह छोड़ दी। वैन चल पड़ी। कुछ देर बाद पिछली सीट पर बैठा युवक एंडी बोला, यार ये बदबू कैसी है? सही कह रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मुर्दा जल रहा हो और मांस सड़ रहा हो। जैसे ही कुशल की नजर अपने सामने लगे ब्लू मिरर पर पड़ी तो उसके हलक से चीख निकल पड़ी। राहुल और एंडी की नजर लड़की पर पड़ी तो वो भी चीख पड़े। वैन चालक वैन पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसकी वैन दाईं ओर के खेत में जा घुसी। ये कौन है यार? वो लड़की कहाँ गई? बेवकूफ, तुम अभी तक समझे नहीं, ये चुड़ैल ही वो लड़की है। हम लोगों ने एक डायन को लिफ्ट दी है और अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। राहुल दरवाजा खोलने लगा मगर दरवाजे जैसे अटक गए थे। भागना चाहते हो? अपनी मौत से नहीं भाग सकोगे। तुम इंसान भी कितने बेवकूफ होते हो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि एक सुनसान वीराने में लड़की अकेले में निडर होकर खड़ी हुई है, तो क्या वो इंसान है भी या कोई और है? अचानक उस चुड़ैल ने अपने भयानक पंजों से कुशल और एंडी का सिर दबोच लिया। कुछ पलों में ही उन दोनों के प्राण निकल गए। वैन ड्राइवर ये दृश्य देखकर तुरंत बेहोश हो गया। उसी समय अगली सीट पर बैठे राहुल ने किसी तरह दरवाजा खोल लिया और भागने लगा। अचानक उसका सिर किसी पत्थर से जा टकराया और फिर वो बेहोश हो गया। सुबह होने पर उसे होश आया। उसने देखा कि वो जिस पत्थर से टकराया था वो पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव की मूर्ति थी। लगता है वो डायन भगवान शिव की मूर्ति के सामने नहीं आ पाई। शिव जी की वजह से ही मेरी जान बच गई। राहुल लड़खड़ाता हुआ सड़क पर आ पहुंचा। अचानक किसी कार के ब्रेक लगे तो राहुल का जिस्म हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। राहुल का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उसमें इंस्पेक्टर अर्जुन अपने ऑफिसर के साथ बैठा था। वो बाहर निकल कर आ गया। अर्जुन ने ऑफिसर को देखकर बोला, ओह माय गॉड, लगता है ये आदमी नशे में था, अचानक गाड़ी के सामने आ गया। सर, इसके सर पर पहले से ही चोट लगी हुई है। मुझे लगता है कि कार से टकराने से पहले इसका सर किसी पत्थर से टकराया था। शायद इसी वजह से ये लड़खड़ा कर चल रहा था। ऑफिसर, एक काम करो, आसपास के इलाके का निरीक्षण करना होगा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ। इतना बोलकर इंस्पेक्टर उस जगह के आसपास की छानबीन करने लगा। तभी उसकी नजर 3 लाशों पर पड़ी। ओह माय गॉड, इन लाशों की दुर्दशा देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी जंगली जानवर ने इन तीनों को चीर फाड़ डाला हो। सर, मुझे लगता है कि वैन में 3 नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे। चौथा वही व्यक्ति है जो हमारी कार के सामने आकर टकराया था। शायद वो बचते बचाते वहां तक आ पहुंचा हो। जो भी हो, फिलहाल तो उसे अस्पताल में एडमिट करना बहुत जरूरी है। उसका बयान इस केस में बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। राहुल को अर्जुन तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। होश आने पर राहुल इंस्पेक्टर अर्जुन को बयान देने लगा। सर, मैं और मेरे दोस्त अपनी वैन में थे। अचानक हमारी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो कि एक सुनसान वीराने में खड़ी थी। हमने उसकी मदद करने के लिए अपनी वैन में उसे लिफ्ट दे दी, मगर कुछ देर के बाद पूरी वैन में जली हुई लाशों की बदबू फैलने लगी और वो सुंदर लड़की एक बहुत ही भयानक डायन में परिवर्तित हो गई। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला और शायद मेरे भागने के बाद उसने वैन के ड्राइवर का भी वही हाल किया होगा। कहीं तुम कोई नशा वगैरह तो नहीं करते? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो विश्वास करने योग्य नहीं है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अर्जुन डॉक्टर से बोला, इस बयान को मैं अपने केस की फाइल में नहीं चढ़ा सकता। इसका मानसिक संतुलन चेक करो कि ये सही है या नहीं, और जब ये पूरी तरह से होश में आ जाए तब मुझे फोन कर देना, तब मैं इसका बयान लूंगा। अर्जुन घटना स्थल के आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करने चला गया, मगर ऐसा कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला जिसने उस वैन को आंखों से देखा भी हो। रात को जब वो थाने पहुंचा तो उसे उसके हवलदार ने हॉस्पिटल से मिली फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दिखाई। सर, हॉस्पिटल में भर्ती राहुल नाम के उस लड़के के फिंगरप्रिंट्स वैन की अगली सीट के दरवाजे पर मिले हैं।
हवलदार, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी राहुल ही है? सर, अभी कुछ देर पहले डॉक्टर का फोन भी आया था। वो ये कह रहे थे कि उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही है। अधिकतर मानसिक बीमारियां डॉक्टरी रिपोर्ट में नहीं आ पाती। क्या पता राहुल किसी ऐसे मानसिक रोग से ग्रस्त हो जिसके कारण वो हत्या करता हो। अक्सर विकट मानसिक रोगियों के ऊपर हत्या करने का जुनून सवार होता है, वो भी अजीब अंदाज में। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ हवलदार। हवलदार अर्जुन की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। अचानक उसने जेब से एक पुड़िया निकालकर इंस्पेक्टर अर्जुन के सामने रख दी। ये क्या है हवलदार? सर, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, मुझे लगता है ये किसी इंसान का काम नहीं, जरूर ये किसी डायन या पिशाचनी का काम है। इसमें हमारे परिवार के गुरु महाराज का अभिमंत्रित सिंदूर है, आपके काम आएगा। अर्जुन तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। राहुल को इमरजेंसी रूम में रखा गया था क्योंकि दहशत के कारण वो बार बार बेहोश हो जाता था। राहुल इस समय अपने वार्ड में अकेला था और होश में था। उसे खून भी चढ़ाया जा रहा था। रात के करीब 12 बजे अचानक उसे अपनी बाहों में तेज दर्द महसूस हुआ तो उसके सामने वही वैन वाली चुड़ैल निडल के पाइप के सहारे बोतल का खून पीते हुए बोली, तूने क्या सोचा था? मेरे पंजों से निकलकर तू बच जाएगा? मैं हाथ आए शिकार को कभी नहीं छोड़ती, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। रूम के दरवाजे पर खड़ा इंस्पेक्टर अर्जुन हैरत में और डर से फटी आंखों से इस दृश्य को देख रहा था। इंस्पेक्टर को देखते ही चुड़ैल गुर्राई, पहले तुझे ही मजा चखाना पड़ेगा। कौन हो तुम? अकाली, अकाली चुड़ैल, जिस अबला नारी की बुरी नियत से हत्या की जाती है और वो अकाल मौत के मुंह में समा जाती है तो वो अकाली चुड़ैल या डायन ही बनती है। इसका मतलब हाईवे पर जो रहस्यमय तरह से हत्याएं हो रही हैं, वो तुम कर रही हो? हाँ, मैं कर रही हूँ। इस लड़के ने और उन निर्दोष लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ महीने पहले इन्हीं जैसे कुछ लड़कों ने मेरी अस्मत को तार तार करके मुझे मारकर फेंक दिया था। चुड़ैल ने इतना कहा ही था कि तभी राहुल के सिर के परखच्चे उड़ गए। मैं अपनी मौत का बदला इस संसार के हर एक इंसान से लूंगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अर्जुन को हवलदार की दी हुई पुड़िया याद आ गई। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से उस पुड़िया से सिंदूर निकालकर चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल पूरी तरह हवा में गायब हो गई। ये तुम्हारी गलती है, तुम कभी टाइम पर नहीं आते। मेरे पास और भी बहुत काम है करने को। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं फ्री हूँ? लुक, मेरा खुद का अपना बुटीक है, मेरे पास भी काम है, लेकिन मैं रोज के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। नो, डोंट ब्लेम मी। उस वक्त मेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी। और क्या हो गया अगर तुम अकेले रोज के स्कूल में चली गई तो? रोज की टीचर को हम दोनों से मिलना था। अगर वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहती तो मैं अकेले चली जाती। बट शी वांटेड टू मीट यू टू। सो व्हाट? हाय गाइस, ये रोज का है। ये मेरे मम्मी पापा हैं जो हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं और आज ये मेरी वजह से लड़ रहे हैं। ओह आई फॉरगॉट, मैं रोजेलिना हूँ। प्यार से मुझे लोग रोज बुलाते हैं। मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरी एक प्यारी सी दादी भी है। चलो उनसे मिलवाती हूँ। दादी, से हाय टू माय फ्रेंड्स। कहाँ हैं तुम्हारे फ्रेंड्स? यहाँ मोबाइल के अंदर। से हाय। हाय। रोजेलिना के सारे फ्रेंड्स सिर्फ इंटरनेट पे थे। असल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। रोजेलिना और उसका परिवार गोवा के एक छोटे से सबब में रहता था। ये रोजेलिना का घर है। दिखने में ये कोई आलीशान महल जैसा है, पर असलियत तो कुछ और है। रोजेलिना के पापा एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं और उसकी मॉम का अपना कपड़ों का बुटीक है, इसलिए वो दोनों हमेशा बिजी रहते हैं। एक दिन रोजेलिना ने अपनी मॉम से पूछा, मम्मी क्या पापा कम कमाते हैं? नहीं तो फिर आप बाकी मम्मीज की तरह घर पर क्यों नहीं रहते? आपको क्यों काम करना पड़ता है? मैं काम अपने इंटरेस्ट से करती हूँ रोज। मुझे कपड़े की डिजाइन करना पसंद है, ये मेरा पैशन है। तुम बड़ी हो जाओगी ना तो मेरी बात समझ जाओगी। अभी तो तुम छोटी हो, जब तुम्हारी वायलिन की प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है। रोजेलिना को वायलिन सिखाने एक म्यूजिक टीचर उसके घर पे आती थी। वो वायलिन प्ले करती थी और रोजेलिना उसे कॉपी करती थी। वेरी गुड रोज, तुम अच्छा कर रही हो। टीचर, आप मुझे कोई ऐसा गाना सिखाइए ना जो मैं अपने बर्थडे पर प्ले करूं। व्हाई नॉट? कब है तुम्हारा बर्थडे रोज? अगले महीने की 7 तारीख को। हमें अभी प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ क्यों नहीं। वायलिन प्रैक्टिस करने के बाद रोजेलिना अपने पापा के पास गई। पापा, टीचर मुझे नया सॉन्ग सिखा रही हैं। वेरी गुड। अच्छा पापा, आप काम क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे करना चाहिए। पर क्यों करना चाहिए? मम्मी काम करती हैं क्योंकि उन्हें काम पसंद है। आप क्यों काम करते हो? क्योंकि मुझे पैसे पसंद हैं। फिर हमारे पास तो बहुत पैसे हैं ना, तो फिर हमें और पैसों की क्या जरूरत? तुम नहीं समझोगी रोज, अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब समझोगी। क्योंकि रोजेलिना के मम्मी पापा दोनों हमेशा काम में बिजी रहते थे, इसीलिए रोजेलिना अपनी दादी के पास रहती थी। देखो रोज, मैंने तुम्हारा फेवरेट रोज केक बनाया है। अरे वाह, आई लव यू दादी। रोज अपनी दादी के पास बहुत खुश रहती थी, लेकिन जैसे ही उसे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती वो डर जाती। डरो मत रोज, इट्स नथिंग। दादी, ये मम्मी पापा रोज क्यों झगड़ते हैं? पता नहीं बेटा, बट आई नो जीसस विल फिल देयर हार्ट विद लव।
तुम जीसस को प्रे करो। जब भी रोजेलिना अपनी दादी के साथ चर्च जाती, प्लीज जीसस मेरे मम्मी पापा को नॉर्मल बना दो, वो हमेशा किस बात पे झगड़ते हैं समझ में नहीं आता। प्लीज जीसस, यू आर माई फ्रेंड ना, प्लीज। रोजेलिना के सारे प्रेयर्स उसके मम्मी डैडी के लिए ही होते। हेलो रोज, तुम जल्दी ही 13 इयर्स की होने वाली हो, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मेरी डॉल के लिए उसके साइज की डॉल कैसे रहेगी? मुझे डॉल नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? जो मैं मांगूंगी वो आप लोग मुझे दोगे? हाँ, व्हाई नॉट? मम्मी पापा, मुझे अपने बर्थडे पर अब आप लोगों का टाइम चाहिए। मेरे बर्थडे का पूरा दिन आप मेरे साथ स्पेंड करेंगे, कोई काम नहीं करेगा और झगड़ा भी नहीं। रोजेलिना के मम्मी पापा ने एक दूसरे की ओर देखा। बस इतना? एनी टाइम माई लव? नहीं, आप प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। प्रॉमिस। रोजेलिना ये सुनकर बहुत खुश थी। इसी दिन शाम को रोजेलिना की दादी माँ अपनी बहन से मिलने जा रही थी। रोज, तुम अपना ख्याल रखना, मैं छोटी दादी को देखकर कल वापस आ जाऊंगी। यस दादी। और रोजेलिना की दादी माँ चली गयी। रात हुई और रोजेलिना अपने बिस्तर पर सो रही थी। अचानक उसे चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो डर गई। रोजेलिना अपने मम्मी पापा के दरवाजे के बाहर पहुंची। ये तुम्हारी मिस्टेक है। नहीं, ये तुम्हारी मिस्टेक है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जेनी तुम्हारी एक्स है? वो कॉलेज की बात थी, मुझे क्या पता था कि तुम जेनी के साथ पार्टनरशिप करोगी। जो भी हो, तुम मेरे साथ लॉयल नहीं हो। इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। इतनी सी बात के लिए तुम्हें डिवोर्स चाहिए? यस, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सारी बातें बाहर खड़ी रोजेलिना सुन रही थी। अब मम्मी पापा का डिवोर्स होगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो दोनों चाहिए। रोजेलिना टेंशन में स्ट्रेस चढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अब उसके मम्मी पापा अलग हो जाएंगे। वो चढ़ते चढ़ते सीधे घर की छत पर पहुंच गई। जब उसे रियलाइज हुआ, और बस रोजेलिना छत से गिर गई। रोजेलिना वहीं मर गई और रोजेलिना एक भूत बन गई। जब रोजेलिना की दादी रोजेलिना की फोटो देखकर रो रही थी, तो रोजेलिना की भूत उसके पास आई। कौन है? कौन है? रोज, रोज, आई कैन फील यू माई चाइल्ड। रोजेलिना की दादी को उसके होने का एहसास हो रहा था। फिर आधी रात को रोजेलिना के कमरे से वायलिन की आवाज सुनाई देती। जब उसके मम्मी पापा उसके कमरे में गए तो वहाँ कुछ नहीं था। आई एम टेलिंग यू, ये वही धुन है जो रोज बजाया करती थी। पर रोज मर चुकी है। नहीं, वो यहीं कहीं है। फिर कुछ दिनों बाद रोजेलिना के मम्मी डैडी फिर किसी बात पर झगड़ पड़े। मैं सिर्फ रोज की वजह से यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। तुम क्या मुझे डिवोर्स दोगी? मैं खुद ही तुमको डिवोर्स दूंगा। रोजेलिना की भूत ये सब सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर सारे घर की लाइट्स बंद चालू होने लगी। हवा जोर जोर से चलने लगी। सारी खिड़की दरवाजे फटकने लगे। What's happening? शायद कोई तूफान आने वाला है। क्लोज द डोर। जब रोजेलिना की मम्मी दूर बंद कमरे में पहुंची तो रोजेलिना की भूत ने घर का सारा सामान बिखेरना शुरू कर दिया। कुर्सी हवा में उड़ते हुए शीशे से लड़ गई और फिर सारे बल्ब एक साथ फूट गए। रोजेलिना के मम्मी पापा दोनों डरे हुए थे। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया और रोजेलिना की मम्मी रोने लगी। रोजेलिना का भूत वहाँ से चला गया। अगले दिन रोजेलिना के पापा ने चर्च के फादर को घर बुलाया और उन्हें कल रात जो कुछ भी हुआ था सब बताया। क्या मैं रोजेलिना का रूम देख सकता हूँ? श्योर फादर, इस तरफ। फादर ने रोजेलिना का कमरा देखा। क्या यही वो वायलिन है जो अपने आप बजता है? यस, ये रोजेलिना का है। मैंने पिछले बर्थडे पर उसे गिफ्ट किया था। फादर ने उस वायलिन को हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पुअर रोजेलिना, शी इज डेड बट शी इज स्टिल हियर। मतलब रोजेलिना का भूत अब भी यही है। What? तो कल हमें नुकसान पहुंचाने वाला वही भूत था? नुकसान नहीं माई चाइल्ड, शी लव्स यू बोथ। कल ये सब होने से पहले क्या हुआ था? हम दोनों झगड़ रहे थे। वही तो, रोजेलिना को तुम दोनों का झगड़ा पसंद नहीं। वो नहीं चाहती कि तुम दोनों झगड़ो, और क्योंकि कल तुम लोग झगड़ रहे थे इसलिए रोजेलिना के भूत को गुस्सा आ गया और उसने ये सब किया। पर फादर, कोई रास्ता नहीं है क्या रोजेलिना को फ्री करने का? माई चाइल्ड, वो यहाँ सिर्फ तुम लोगों के लिए है। अगर तुम लोग हैप्पी रहोगे तो वो खुशी खुशी इस वर्ल्ड से चली जाएगी। अब उसका फ्रीडम तुम लोगों के हाथ में है। नाउ यू डिसाइड, मे पीस बी ऑन टू हर। फादर ये बोलकर चले गए। इसके बाद रोजेलिना के मम्मी पापा सोच में पड़ गए। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो रोजेलिना की आत्मा को शांति दिलवाएंगे। अब से रोज रोजेलिना के मम्मी पापा एक साथ उसकी कब्र पर जाते थे। आई विश कि हमने तुम्हें पहले टाइम दिया होता तो हम अब तुम्हारे साथ होते। रोजेलिना के पापा ने उसकी मम्मी को संभाला। ये देखकर रोजेलिना का भूत बहुत खुश था और वो खुशी खुशी इस दुनिया से चली गई।